नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जीएसटी को लेकर आखिर सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक के बाद में प्रस्ताव पारित हो गया और जीएसटी की एक बाहर तस्वीर जो निकल के आई, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जो प्रेस ली जाई है, उसमें ये साफ हो गया है कि भारत सरकार आने वाले समय में जीएसटी की वसूली कैसे करने वाली है। अब आपको हम अपने पिछले वीडियोस की याद दिलाना चाहेंगे जिनमें हम लगातार देश की आर्थिक दशा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। कौन सी वो समस्याएं थीं? सबसे बड़ी समस्याएं थी देश में खपत का स्तर लगातार गिरते जाना, देश में कंजम्पशन ना होना, चीज़ें बन रही हैं लेकिन लोगों के पास उनको खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ें माचिस, तेल वगैरह वगैरह, साबुन, शैम्पू वगैरह वगैरह, इन एफएमसीजी चीज़ों की भी बिक्री नहीं हो रही थी। हमने आपसे चर्चा की थी कि किस तरह से भारत में नेस्ले जैसी कंपनियां और दूसरी कंपनियां परेशान हैं और खुल के बोल रही हैं। आमतौर पे इंडस्ट्री खुल के नहीं बोलती है कि अब हालत ये है कि हमारे छोटे पैकेट भी बिकना बंद हो गए हैं, ग्रामीण भारत में भी खपत कम हो गई है। ये अपने आप में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मोदी सरकार ने एक गलती कर दी थी जो बड़ी गलती थी। मुफ्तखोरी कहने वाली सरकार ने बड़ी ही सफाई से लोगों को मुफ्त में अनाज देना शुरू कर दिया था। एक मनमोहन सिंह का सिस्टम था मनरेगा वाला, जिसमें लोगों से काम कराया जाता था, काम कराने के बाद उनको वेतन दिया जाता था और उस पैसे से वो अपना जो चाहे वो खर्चा करते थे, तो वो मार्केट में पैसा आता था। अभी मोदी सरकार लोगों के हाथ में पैसे नहीं दे रही थी। डायरेक्ट सब्सिडी की बात करने वाली सरकार भी डायरेक्ट पैसे नहीं दे रही थी, वो खुद ही अनाज खरीद रही थी और खुद ही बंटवा रही थी। तो इस व्यवस्था के कारण इस देश में बहुत ज़्यादा गरीब अमीर का भेद बढ़ा था, ये हमने चर्चा की थी। इसके साथ साथ एक और वजह भी थी कि मार्केट में जब लोगों की जेब में पैसे नहीं होंगे, खपत नहीं होगी, तो जो आपका एक बड़ी पॉपुलेशन है, आप कह रहे हो हम 150 करोड़ के मार्केट हैं, लेकिन स्थिति ये थी कि आप 150 करोड़ के ना होकर 10-15 करोड़ के मार्केट बन के रह गए थे और आपके बाकी लोग कोई सामान वामान खरीदते नहीं थे। इस जीएसटी में सरकार को सद्बुद्धि आई। अब जो लोग उन वीडियोस में बहुत सारी नकारात्मक टिप्पणियां करते थे, वो समझें कि मीडिया की भूमिका क्या होती है। हमारा काम है सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना और सरकार के बॉसेस का ध्यान, जो हम और आप हैं, कि देखो भाई सरकार ये गलत कर रही है, ये गड़बड़ कर रही है, जिसका असर मेरे देश पे बुरा पड़ने वाला है। और वही हुआ। आज सरकार ने उस को करेक्ट किया, उसको सुधारा। लेकिन हमने एक बात आपसे और कही थी कि जीएसटी की दरें कम करने की जिस तरह से बात की जा रही हैं, लोक लुभावन बातें हो रही हैं, उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको बताते हैं कि वैसा फ़र्क ना पड़ के, क्योंकि देखिए बड़ी साफ बात थी, हमने आपको बताया था कि हमारे देश की जो सरकारें हैं वो लगातार मोटा पैसा बना रही हैं जीएसटी के ज़रिए और वो किसी भी हालत में उस पैसे को छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो सरकारों ने उस पैसे को ना छोड़ना पड़े, इसके कुछ तरीके इस व्यवस्था में भी निकाले हैं। अभी तक 150 के आसपास बदलाव जीएसटी में हो चुके हैं। आज जो जीएसटी में आया है, बहुत बड़ी, कितनी भी ज़्यादा इसकी समीक्षा कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये बदल जाए, चुनाव निकलने के बाद ये बदल जाए। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन हमारे सामने है, आपके सामने है, उस सिचुएशन में कुछ चीज़ें बहुत अहम है। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा लगातार हर जगह पे कार सस्ती होगी, कार पे जीएसटी कट होगी, मोदी का तोहफा मिलने वाली ऐसी बात कर रहे थे। आखिर कार ने ही उनको बढ़िया झटका दिया है इस जीएसटी में। छोटी कारों में जिसको कोई खरीद नहीं रहा था, आप देख रहे होंगे कि हम लगातार आपको बताते आ रहे थे कि जो छोटी कारें हैं, 10 लाख से कम की कारें हैं, उनकी बिक्री गिर रही है। वो जैसी थी वहीं पड़ी हुई हैं। कंपनियां भी अब महंगी कारें ही बना रही हैं, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं, गिनती के लोग इस देश में, वो छोटी कार नहीं खरीद सकते और जो छोटी कार खरीदने वाले लोग हैं उनके पास पैसे नहीं है। यही छोटी मोटरसाइकिल के मामले में भी हो रहा था, मैंने आपको बताया था, और यही सिचुएशन हमारे देश में छोटे मकानों की भी थी। तो ये जो जीएसटी है, इसमें ये सारी सूचनाएं मायने रखती हैं और दिखाई दे रही हैं कि सरकार ने इसको भी बदलने की कोशिश की है। लेकिन इस बदलने की कोशिश की में सरकार ने
एक तगड़ा हथौड़ा भी चला दिया है, तो जो पापा कार दिला देंगे वाला सिस्टम था वो फेल हो गया। कैसे हो गया सुनिए। सरकार ने कहा है कि कार पे 40% जीएसटी लगे। आप कहें ना, वो तो उन्होंने कम कर दिया 18% से। मैं बताता हूं आपको, 28 से 18 हुआ है। जो कार आप खरीदने जाएंगे, अगर वो पेट्रोल की गाड़ी है और 1200 सीसी की है और 4 मीटर से छोटी है, 4 मीटर कैसे नापेंगे? जो आमतौर पे आपकी ये स्विफ्ट डिज़ायर जो गाड़ी है उससे छोटी है, और सिर्फ 1200 सीसी है, उससे कम है, यानी 1199 वाली वैगन आर वाले सेगमेंट की गाड़ियों की एक समझ लीजिए कि एक उन्होंने कैटेगरी तय कर दी है। ये कारें अगर बिकती हैं तो इस पर जीएसटी कम लगेगा, और इससे ऊपर वाली हर कार पे 40% जीएसटी भुगतना पड़ेगा। 40% ये बढ़ा दिया है। ये 28% से सीधे आपको 40% में पटक दिया है। तो जो लोग क्रेटा खरीदने की सोचते थे, या जो लोग एक कोई भी गाड़ी जो 1500 सीसी की गाड़ी, जैसे होंडा सिटी है 1500 सीसी की है, उन सब लोगों को अब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो जो कारों पे छूट की बात कर रहे थे, उनको जो कार मिलने वाली है वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कौन सी कार है। दूसरा एक सेगमेंट और भी है जिससे ये सारा पैसा निकाल लेंगे। कौन सा सेगमेंट है? वो सेगमेंट है स्वीटेंड ड्रिंक वाला, यानी मीठे पेय। मीठे पेय में लस्सी भी आती है। मीठे पेय में जितने सारे ये मीठे वाले आते हैं, ये सब आते हैं, और वो भी आते हैं जिसमें स्वीटनर मिलाए गए हैं, यानी आप डाइट कोक को खाली मान के मत चलिएगा। इसके अलावा जितना कोक है, फेंटा है, पेप्सी है, कैंपा कोला है, ये पूरा जो सेगमेंट है, ये वो सेगमेंट है जो हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में लोग कंज्यूम करते हैं। यानी भारत में कोल्ड ड्रिंक हर आदमी पीता है, और कोल्ड ड्रिंक पीने वाला आदमी ये नहीं देखता कि इस पर कितना टैक्स लग रहा है। वो जाएगा, बोतल मांगेगा और बोतल खरीद के पी लेगा। थोड़ी छोटी बोतल मिल जाएगी उसको या बड़ी मिल जाएगी, और कंपनियां कंपटीशन में वैसे भी उनका दाम ये देख के तय करती हैं कि इस वक्त मार्केट के हालात क्या हैं। जब भारत में 300 ml की बोतल मिला करती थी, 200 ml की बोतल मिला करती थी कैंपा कोला की और थम्सअप की, तो कोका कोला आया, उसने 300 ml की बोतल निकाल दी। उसका 200 ml का सारा वारदाना कांच हो गया था। उसके बाद उसने 500 ml की बोतल निकाली, पेट बोतल सस्ता बेचना शुरू कर दिया। और अब यही होता है, जैसे कैंपा कोला अंबानी ने खरीद ली है, जैसे कैंपा कोला अंबानी लेके आए हैं, कोका कोला 700 ml देने लग गया। तो उनको टैक्स से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा, जो भी आदमी खरीदेगा टैक्स तो वही देगा। तो आज के ज़माने में कोल्ड ड्रिंक गांव-गांव में, हर गांव के अंदर छोटी से छोटी दुकान पे बिकती है, और वो सब लोग 40% टैक्स वाली कैटेगरी में आ गए। यानी कोल्ड ड्रिंक पे जो टैक्स है वो 40% लगा दिया गया है। दूसरा, सिगरेट वगैरह पे लगाते रहे हैं, हमेशा से ज़्यादा टैक्स समझ में आता है। लेकिन जब भी टैक्स लगाया सरकारों ने, बीड़ी को छोड़ दिया, क्योंकि बीड़ी समाज का सबसे नीचे का तबका इस्तेमाल करता था, बहुत गरीब आदमी। अब बीड़ी पे भी 40% टैक्स लगेगा। तो जो मनरेगा मजदूर है उसका भी जो नशा था उस पर भी सीधे 40% टैक्स लग गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खतरनाक चीज़ हो गई है, जिससे गरीब आदमी इसकी चपेट में आएगा। अब आप इसको इस तरह से समझें कि ये सारा का सारा जो चेंज हो रहा है, इस चेंज के आने के बाद क्या हालात रहने वाले हैं। अब सरकार क्या कर रही है कि वो ये देख रही है कि इसमें हम कहीं से अगर एक बचत कर सकें, पैसा बचा सकें। अब हम इस पूरी जीएसटी के स्ट्रक्चर को अगर ये रख के देखें कि ये आने वाले समय में हमको लाभ देगा या हानि देगा, तो इसको हमको थोड़ा सा अर्थशास्त्र के नज़रिए से समझना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि एक केस स्टडी ले लीजिए। एक कोई आदमी है, राम कुमार है या कोई और उसका नाम है, वो एक मनरेगा का मजदूर है, गरीब आदमी है, गांव में रहता है, या उसकी वाइफ घर में चौका बर्तन वगैरह करके किसी तरह से कुछ पैसे इकट्ठे करती है। अब क्या होगा कि उससे जुड़ी हुई चीज़ें, उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें, उसके रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ें कुछ सस्ती हो गई हैं। सस्ती होने का मतलब ये है कि अब उसके पास कुछ और पैसे होंगे। जब और पैसे होंगे तो वो कुछ और सामान खरीदेगी। तो जो बातें हम हमेशा करते थे कि आप कम से कम टैक्स कम करिए,
गरीब का टैक्स कम करिए, क्योंकि टैक्स कम करेंगे तो मार्केट में कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उस आदमी का जो 2-4 पैसे बढ़ेंगे उस पैसे से वो कुछ सामान खरीदेगा। जब उसे सामान खरीदेगा तो उद्योगों में बनने वाला सामान ज़्यादा बिकेगा, खपत बढ़ेगी। जैसा हमने आपको पहले भी बोला था कि खपत बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि सरकार टैक्स कम करे। खपत बढ़ेगी तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोज़गार भी बढ़ता है। जब कंपनी का माल बिकता है तो वो ज़्यादा बनाती है, ज़्यादा बनाने के लिए उसको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। तो ये एक पहली बार इन्होंने एक सद्बुद्धि का अच्छा काम किया है, जिसके कारण ये खपत बढ़ाने वाले हैं। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू और भी है। दूसरा पहलू ये भी है कि ये जो कंजम्पशन आपने लोअर लेवल पे बढ़ाया है, कंजम्पशन तो बढ़ाया, उसकी आपने आमदनी नहीं बढ़ाई है। तो उसको आमदनी बढ़ाइए, उसकी जेब में पैसा डालिए। अगर सरकार कुछ जन कल्याणकारी योजना लाती है, जैसे कि याद कीजिए कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था 19 वाला भी और 24 वाला भी, उसमें कहा गया था कि हम परिवार को, जैसे 19 वाले में कहा था 7,200 रुपये एक परिवार को सरकार मुफ्त देगी, मिनिमम इनकम गारंटी। अगर ये सरकार इस तरह की कोई योजना लाती है और वो जो गरीब से गरीब आदमी है उसके पास जेब में पैसे आते हैं, वो सामान खरीदता है, तो वो सामान किसका खरीदेगा? इंडस्ट्री का ही खरीदेगा। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके हमारे जो लोअर इनकम क्राइटेरिया के लोग हैं वो कंज्यूमर बेहतर बनेंगे। और जब वो कंज्यूमर, अभी तो आपने उनका सारा पैसा टैक्स पे टैक्स जीएसटी लगा लगा के छीन लिया था, तो उनके पास कुछ बचा नहीं था। तो आप टैक्स में छूट दो और उनको पैसे भी दो खर्चा करने के लिए, क्योंकि अभी आपने छीन लिए पैसे तो वापस चाहिए उनके। तो जब आप उनको पैसे ज़्यादा दोगे, कुछ पैसे दोगे और उस पैसे से वो खरीदारी करेंगे, कुछ मोमेंटम आएगा, तो आप इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हो। इसकी एक बड़ी तस्वीर है जो थोड़ी एक्सट्रीम है, आसानी से होता नहीं, इसमें टाइम लगता है। वो तस्वीर ये है कि अगर ये इसका कंजम्पशन बढ़ाने के लिए लोगों को पैसे देते हैं, तो ये जो हम रो किस बात पर रहे हैं? रो इसलिए है कि हमसे अमेरिका सामान नहीं खरीद रहा। जिस आदमी के घर में 150 करोड़ लोग हैं वो सामान कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो हमारा सामान नहीं खरीद रहे हैं। हम जेनरिक दवाइयाँ, जो सस्ती दवाइयाँ हैं, वो अमेरिका क्यों नहीं खरीद रहा है, इस बात के लिए रो रहे हैं। और हमारे देश के जो लोग हैं उनको दवा नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि इनके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं है। आपने जो टैक्स बनाया वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बनाया, उसमें आम जनता को टैक्स की मार से मार दिया। तो ये जो इन्होंने काम किया है, ये काम सही मायने में इन्होंने अपनी जो गलतियां हैं 2017 से लेकर अभी तक की जो देश को हानि पहुंचाई थी, उसमें थोड़ा सा ही रिलीफ दिया है। थोड़ा सा रिलीफ क्यों दिया है? क्योंकि हम इसके ज़रिए ये समझेंगे कि 2017 में किस तरह से लगान वसूली सरकार ने शुरू की थी, उससे पहले सरकार कितना पैसा लेती थी और अब कितना पैसा ले रही है, और इस छूट के बाद ये कितना लौटा रही है। जो सरकार है उसका अनुमान है कि उसे करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का इससे सालाना घाटा होगा। अब ये 1.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा मोदी सरकार का नहीं होगा, ये राज्य सरकारों का भी होगा। और उसमें एक कैच है, जिन राज्यों के लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उन पे इसका अलग असर पड़ेगा, जिन राज्यों के ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं उन पे ज़्यादा अलग असर पड़ेगा। क्योंकि सरकार जब जीएसटी वसूलती है तो उससे वसूलती है जो माल खरीद रहा है, और जो औद्योगिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं उनसे नहीं लेती है जीएसटी। उनके पास में तो जीएसटी वो जो दे रहे हैं वो उनको कंपनसेशन वहाँ से मिल जाता है। तो एक ये कड़वी हकीकत है कि जो जितना खपत वाले राज्य हैं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, उन राज्यों से वसूली ज़्यादा हो रही है। वो कौन से राज्य होंगे? जाहिर बात है जहाँ आबादी ज़्यादा है, जहाँ लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। इन राज्यों में जीएसटी का कलेक्शन ज़्यादा है। अब आप इसको ज़रा दूसरी तरह से देखते हैं। पहले होता था ये जो राज्य इंडस्ट्री वाले हैं उस पर ज़्यादा असर पड़ता था। तो सरकार कह रही है कि उसने 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो अपना जीएसटी से वसूल किया। बदले में बहुत सारी मांग इन्होंने घटाई, प्रोडक्ट की बिक्री कम हुई, इंडस्ट्री को कमज़ोर किया, सब कुछ किया। लेकिन अब इन्होंने जो उस पर छूट दी है वो छूट काफ़ी कम दी है। अगर आप हमारे 2025 की ये जो जीएसटी की बैठक हुई है इसमें अगर छूट को देखें तो इस छूट में बहुत कुछ कंपनसेट नहीं किया है। तो कुल मिला के 1.5 लाख करोड़ में से 75,000 करोड़ जो है वो राज्यों की जेब से जाने वाले हैं। अब राज्य जो 70-75 करोड़ रुपए हैं उसका नुकसान क्यों उठाना चाहेगा? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि इन्होंने बाकायदा एक नियम बनाया था जीएसटी कंपनसेशन का 2022 तक। उसमें जिस राज्य का कलेक्शन पूरा नहीं होता था उसकी भरपाई ये करते थे। इसमें छोटे राज्य भी बहुत सारे लपेट में आ रहे थे।
अब सिचुएशन क्या है कि ये उसकी भी भरपाई नहीं कर रहे, तो ये 75,000 करोड़ रुपए जो हैं ये राज्य को कहाँ से मिलेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये माना जा रहा है कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों को उसमें डाल दिया, दूसरा आजकल जो बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादातर लोग खरीदते हैं, भाई 1200 सीसी की पेट्रोल की गाड़ी से ऊपर की खरीदते हैं लोग आजकल, तो उन लोगों से जो वसूली हो रही थी होगी, उससे इसका कंपनसेशन बढ़ेगा। तीसरा ये कह रहे हैं कि भाई हमने आपको टैक्स कम कर दिया तो अब लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो वहाँ से टैक्स और बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन अब अगर आप पुराने आंकड़े को देखें तो उसमें जीएसटी आने के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ है। 2024-25 में अगर आप हिसाब लगाएं तो जीएसटी कलेक्शन 1,80,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जिसमें से सरकार ने कुल 35 से 40,000 करोड़ रुपए की राहत दे दी है। किसमें? ये जो कटौती की है इसके ज़रिए। टोटल कलेक्शन अलग चीज़ है, तो 35 से 40,000 करोड़ रुपए जो है वो आपने उनको दे दिए। 1,80,000 करोड़ रुपए आप एक्स्ट्रा वसूल रहे हो। जो पिछले वसूली थी आपकी, उस वसूली में से तो टैक्स कलेक्शन में 7 साल में करीब 9 लाख करोड़ रुपए जो है उसकी सालाना बढ़ोतरी हुई है। 9 लाख करोड़ रुपए हर साल बढ़ाकर इन्होंने वसूल किए हैं मेरे से और आपसे। और ये जो छूट दी है, जो तथाकथित छूट है, इसमें सिर्फ 40,000 करोड़ की इन्होंने छूट दी है, यानी जो लूट थी उसका 4 से 5% ही इन्होंने लौटाया है। तो जो हम बात कर रहे थे कि भाई ये छूट दे दी, अच्छा किया है, लेकिन आप सोचिए कि जो हिंदुस्तान में टैक्स लगता था जीएसटी आने से पहले और जो अब लगने लगा, तो अब जितना ज़्यादा अब लगना शुरू हुआ है उसका केवल 4 से 5% टैक्स ही इन्होंने इस बार कम किया है। यानी उस अनुपात को अगर देखें जो उस समय लगता था टैक्स, तो अभी भी टैक्स की मार बहुत ज़्यादा है। तो ये जो टैक्स की मार ज़्यादा है, उसके अलावा आपने कोल्ड ड्रिंक पे टैक्स लगा दिया, बड़ी गाड़ियों पे टैक्स लगा दिया, तो ये सारी चीज़ें मिला के इसमें एक और बड़ा रोचक तथ्य है। हार्ले डेविडसन को लेकर ट्रंप बड़े टची थे, उनकी हार्ले डेविडसन पे अब टैक्स के दायरे में आ गई 40% के, क्योंकि वो 350 सीसी से ज़्यादा की है। 350 सीसी की होती है बुलेट। तो अब इस सिचुएशन में वो एक नया एंगल है, वो हम आगे आगे देखेंगे क्या होता है, सरकार क्या करती है। लेकिन एक चीज़ पक्की चल रही है, वो ये चल रही है कि सरकार ने जो आपसे हर बार बहुत सारा झुआ भर के जो खरीदा छीना था, उसके ज़रिए जो देश का गरीब आदमी खाली हो गया था, अडानी अंबानियों के पास पैसा भर गया था, और वो एक सीन हम सामने देख रहे थे, लगातार चर्चा कर रहे थे। अब सरकार ने दिखाने की कोशिश की है कि हम उसको थोड़ा कंपनसेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये ऊँट के मुँह में जीरा है, लेकिन सही दिशा में है। कदम बहुत छोटा है, इतने भर से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, अभी भी आप अमेरिका के मोहताज रहेंगे। सरकार को अपनी नीतियों में एक चीज़ सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि बड़े उद्योगपति के पास जो भी पैसा जाए, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, जो टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो या मित्तल हो, पैसा देश की सबसे नीची जात जो पात का आदमी है उसके हाथ से होके जाना चाहिए। पैसा वहाँ जाए लेकिन यहाँ से होता हुआ जाए, और किसी भी तरीके से दूसरे तरीके से अगर पैसा नहीं जाएगा और पैसा यहीं से होके जाएगा तो देश में खुशहाली भी आ जाएगी, अमेरिका के ऊपर हम निर्भर नहीं रहेंगे और अमेरिका से उल्टा माल खरीद लिया करेंगे। इतना हमारे पास लोग हैं कंज्यूम करने वाले, लेकिन हमने उनको एक तरफ बिठाया हुआ था, उनके पास कुछ पैसे ही नहीं देते थे, तो वो खरीदेंगे क्या? बेचारे मेले में जा रहे हैं, घूम घाम के आ जा रहे हैं, रावण देख के लौट आ रहे हैं, ना वो तीर खरीद पा रहे हैं, ना धनुष खरीद पा रहे हैं, ना गुब्बारे फोड़ पा रहे हैं। अब उनकी तुम जेब में 4 पैसे डालोगे भैया, तो वो जाएंगे तो रामलीला के मेले में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जो रामलीला में झूले का ठेकेदार है उसकी जेब में पैसे जाएं, उसको सीधे सरकार सब्सिडी ना दे, वो पैसा इस गरीब आदमी की जेब में डाले, ये झूला झूले, तो वो झूला भी अच्छा लगाएगा, आम जनता की पसंद का ध्यान में रख के अच्छे प्रोडक्ट लाएगा, आम आदमी की पसंद का ध्यान में रख के, तो ये बाज़ार पूरा जो जनरल मासेस ओरिएंटेड हो जाएगा, और मासेस में जब खर्चा होगा और जो आप जड़ों को सींचोगे तो इकोनॉमी का वृक्ष लहला उठेगा। तो ये जो पूरा का पूरा दृश्य है, मेरा मानना ये है कि इसके पूरे आर्थिक दृष्टिकोण को आप पहले से जानते थे, हम सब पहले से जानते थे,
हमको पता था क्या होने वाला है। अब दिक्कत एक है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन राज्यों को ये 75,000 करोड़ रुपए का फटका लगा है उनकी भरपाई कैसे होगी। क्या 40% वाले स्लॉट के अंदर से, क्योंकि अब तो कंपनसेशन का सेस भी हट गया है बहुत सारी जगहों से, उनकी भरपाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, आने वाले समय में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों को तो जनता से ज़्यादा अपने नेताजी की परवाह है। उसकी नौकरी चल रही है भाई, जो मुख्यमंत्री है मान लीजिए मध्य प्रदेश का, हरियाणा का है, राजस्थान का है, ये तमाम सारे जो हैं, इनकी हिम्मत है क्या मोदी जी सवाल उठाते हैं कि भाई हमारी जनता का आप पेट काट रहे हो या हमारे लोगों से ज़्यादा टैक्स ले रहे हो वगैरह वगैरह, हमारा नुकसान हो गया। मतलब दरअसल जनता से टैक्स कम आएगा, यहाँ से ज़्यादा ले नहीं रहे हैं, जनता से कम टैक्स आएगा, हम सरकार कैसे चलाएं, ये कहने की हिम्मत तो है नहीं। लेकिन जो विपक्ष वाले राज्य हैं वो निश्चित तौर पे इससे बात करेंगे और उन सब को अभी सरकार को अलग से पैकेज देना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इतना मान के चलिए सरकार घर से कुछ नहीं देती है, दो जगह से पैसे लाती है। या तो आपके ऊपर कोई दूसरा टैक्स लगा के, इधर उधर से टैक्स लगा के आपकी जेब से निकाल लेगी, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, उसके ज़रिए निकाल लेगी। यही राज्य सरकार वैट लगा देंगी पेट्रोल पे, जैसे वैट लगाएंगी तो वैसे ही वाट लग जाएगी। जो सस्ती खरीद के लाया कार 1500 सीसी डीजल 1200 सीसी पेट्रोल वाली, पेट्रोल भराने जाएगा तो वहाँ से निकाल लेगी राज्य सरकार वैट लगा के। और या फिर ये देश को कर्जे में डुबोते जाएंगे, बाहर से कर्जा लेते जाएंगे। पर जो भी है, पैसा जब तक सीधे टाटा बिरला अंबानी की जेब में जाएगा, इस देश को हम बेहतर नहीं बना सकते। नमस्कार, जय हिंद।